अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन वो उसूल, वो बुनियादें तय हो गई थी, वो खाका पेश हो गया था जिसकी बुनियाद पर नई रियासत की तश्कील होनी थी। लाहौर के मंटो पार्क यानी मौजूदा इकबाल पार्क में 22 से 24 मार्च 1940 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास हुआ, जिसकी सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की। इस तारीखी इजलास में बंगाली लीडर मौलवी फजलुल हक ने एक मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की जो तारीख़ में पहले करारदाद लाहौर और फिर करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। अब इसी करारदाद की बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरे सग़ीर में मुसलमानों के अलग वतन के हुसूल के लिए एक तहरीक शुरू की और ठीक 7 बरस के बाद अपना मुतालिबा मंजूर कराने में कामयाब रही, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो हमारा सवाल ये है कि 1940 में जो बुनियादें इस करारदाद में रख दी गई थीं, क्या 2024 पाकिस्तान इन्हीं बुनियादों पर खड़ा रहने में कामयाब हो पाया है? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमो साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, जो रूट्स और आइडियोलॉजी थी क़याम पाकिस्तान की, क्या हम उनको सस्टेन कर पाए हैं आज के इस पाकिस्तान में? इसका जवाब हाँ या नहीं में रामीन नहीं दिया जा सकता। कोशिश की जा सकती है कि तब का और अब का क्या आलम है और क्या हाल है। जी देखिए, 23 मार्च 1940 को तकरीबन हो गए हैं 84 साल, 84 ईयर्स। 77 ईयर्स यानी 77 बरस हो गए हैं आपके पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए। अब देखना ये है कि उस वक्त जो हालात थे वो कैसे थे, आज कैसे हैं। थोड़ा सा जल्दी से तकाबुल करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, उस वक्त आंखों में ख्वाब थे, आजकल हाथों में दुआएं हैं। पहला तो मुझे फ़र्क ये नज़र आ रहा है। सही। दूसरा मुझे फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि उस वक्त मुल्क बनाने वालों की बात हो रही थी, आजकल मुल्क खाने वालों की बात हो रही है। दूसरा फ़र्क मुझे ये नज़र आया। तीसरा फ़र्क ये मुझे नज़र आया कि उस वक्त मिल्लत की बात थी, यानी मुसलमानों की बात थी कि जो मिल्लत होती है, आजकल हम सिर्फ मुल्क की बात करते हुए भी ज़रा थोड़े सहमे सहमे से बात करते हैं। देखिए, उस वक्त औसत उम्र जो थी ना 1940 के लगभग, इस इलाके की बरसगीर पाको हिंद की जो औसत उम्र थी वो तकरीबन 30 बरस थी, 28 से 30 बरस। आजकल है 67, 68 यानी 67-68 बरस। उस वक्त को 3 रुपए का डॉलर था, आजकल तो बड़ी मुश्किल से 280 पे हमने आके लाके खड़ा किया। उस वक्त हमारी दुआएं मुख्तलिफ थीं, उस वक्त हमें यकीन था। आजकल हमें आज के 2024 के 23 मार्च को हमारी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को भी वाबस्ता करते हुए हम ये देखते हैं कि उन उम्मीदों में भी हम कुछ दुआओं को शामिल करते हैं। आज का दिन क्यों अहम है? आपने जो बताया ना, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। देखिए, जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो सिर्फ इस हद तक नहीं रहती कि आपने अपनी आज़ादी हासिल करनी है, मुल्क हासिल करना है। थोड़ी देर के लिए यकीन कीजिए, जब आप पीछे जाते हैं ना, 1940 में ज़रा हालात तो देखिए क्या थे। 1940 से 1946 मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो 1906 में आ चुका है, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं 1946 वगैरह। एक स्ट्रगल है, लेकिन क्या था कि इत्मीनान था और उस पे एतबार था, अपने कायद पे एतबार था, अपनी मूवमेंट पे एतबार था। अब क्या है? अब ये है तो कि बड़ा डिवाइडेड है सीन। जी बिल्कुल। और अब क्या है? अब ये है कि हम अपने खौल में ऐसे घुस रहे हैं, ऐसे अलग-अलग हैं कि बस अपनी अपनी बात होती है। मैंने दुबई जाना है, मैंने बाहर जाना है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, फलां। उस वक्त ये नहीं था। तो करना क्या है? अब ये है कि जाहिर है कि उस वक्त और इस वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान इस वक्त एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया के उन तमाम यानी जो ममालिक हैं, जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसका एक खास मकाम है। लेकिन जब हम ह्यूमन यानी इंडस्ट्रीज देखते हैं डेवलपमेंट के, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 193-94 ममालिक में पाकिस्तान नीचे के 40 ममालिक में है। यहां पे आके मुझे तकलीफ फिर होती है कि क्या वजह है कि हम अपने रहने वालों के लिए
खुशहाली तो वो तो दूर की बात रही, उनको बेसिक स्किल्स जो होती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो बेसिक हुकूक होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इसमें इस वक्त की आखिरी बात मैं ये करूंगा जी कि साहिबाने इक्तदार से गुजारिश ये है कि ठीक है, पीछे माजी में गलतियां हो गई, हमने पाकिस्तान हासिल किया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमें वो पाकिस्तान सौंप के चले गए, अब उसको सिर्फ ख्याल करना है, उसका हिफाजत करनी है और उसमें रहने वाले जो हमारे अवाम हैं उनका ख्याल करना है। तो थोड़ी सी जो बेवफाई आपने की है, थोड़ी सी जो आपने बेवफाई की है, और उसमें थोड़ी सी वफा भी कर दे, को थोड़ी दयानतदारी दिखा दे। यकीन कीजिए हमारा मुस्तकबिल रोशन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो तब लीडरान एक कॉज के लिए काफ़ी एम्बिशियस थे। आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एम्बिशंस ना सिर्फ मांद पड़ गए, बल्कि आज के लीडरान ने अपने अपने पर्सनल एम्बिशंस डेवलप कर लिए हैं और उसी की वजह से हम आज इस हाल में हैं जिस हाल का जिक्र नज़्म साकिब साहब ने किया? जी, आप जो पाकिस्तान की खालिक जमात है उसके हाल से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो उस वक़्त की सियासी सोच और अब की सियासी सोच जो है, मुस्लिम लीग जो है कितने हिस्सों में बढ़ चुकी है और किस किस किस्म की लीडरशिप आ गई है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, या जो एक पैशन होना चाहिए, एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक कौम को कौम बनाने की होनी चाहिए। और वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये इकट्ठे होंगे, इंटीग्रेट होंगे तो होगा। उस वक्त खूबी यही थी कि यकजान थे और एक मकसद था उनके सामने। और मैं जो करारदाद पाकिस्तान थी उसके जो 22 को पेश हुई, 23 को पेश हुई, 22 से लेकर 24 तक, फिर 23 से 24 तक 2 दिन उस पर डिबेट हुई एक डेमोक्रेटिक वे में, और बड़े अच्छे तरीके से उसको सारा किया गया। उसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ थे। कुछ आइडियाज़ ये थे, जैसे सर सैयद ने शुरू में कहा कि हमें जो हकूक़ लेने के लिए हमें एजुकेट करना चाहिए अपने लोगों को, तालीम का उन्होंने एक कह लें कि शुरू किया सिलसिला। और उन्होंने कहा हम अगर एजुकेटेड होंगे तो हमें जो जॉब्स हैं या बाकी चीज़ें, इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ेगा। उनका एक कॉन्सेप्ट ये था। उसके बाद एक हुआ कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनको अलहदा होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए कन्फेडरेशन के अंदर। फिर ये फाइनल स्टेज पे फिर जब ये तय हुआ कि हम मजहबी और सकाफती तौर पे एक डिफरेंट एंटिटी हैं, तो अब जो हम चलते गए, हम मजहबी तौर पे तकसीम हो गए, हम सकाफती तौर पे जो बैरूनी यलगार है उससे इतने मुतासर हुए हैं कि हम अपने पंजाब में हमें कहना पड़ रहा है कि जी पंजाबी बोलनी चाहिए, पंजाबी सीखनी चाहिए हमें। तो इस तरह से हमने अपने आप को कह लें कि पीछे उल्टा गियर लगाया, रिवर्स गियर में हम जा रहे हैं। बिल्कुल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम तकसीम दर तकसीम हो गए, मजहबी तौर फ़िरकों में बट गए हैं, ज़ातों में बट गए हैं, इलाकों में बट गए हैं, लिसानी बुनियाद पे तकसीम है हम। तो ये तो बिल्कुल भी जो पाकिस्तान के जो खालिक थे उनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। फिर एक कॉन्सेप्ट उसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग था जो 18वीं तरमीम ने आके कह लें कि उसको एग्जीक्यूट किया प्रॉपरली, उसको कह लें उसका जो आया नतीजा उसका फेडरेशन ढीली ढाली फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था। कहा यह जा रहा है कि ढीली ढाली फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था जिसमें जो स्टेट्स हैं, एंटिटीज हैं, मशरकी पाकिस्तान है, मगरबी पाकिस्तान है, या सूबे बन गए, 1 यूनिट का हुआ, फिर 2 यूनिट से 1 यूनिट से फिर सूबे, और सारा वो उसको लेके चलना था। तो वो अब जाके हुआ है। अब हम उसके भी पीछे पड़ गए कि ये सूबों को खुद मुख्तारी क्यों दे दी गई है और उसको भी अब रिवर्स किया जाए। तो हम बुनियादी तौर पे हमने जो मकसद था 1940 में, जो मकसद हासिल करने के लिए हमने जो एक शुरू किया सिलसिला, उसको करते 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 हम अब इस नहज पे ले आए हैं कि ना हम जमहूरियत के हवाले से कमिटेड हैं, जमहूरी रवैये नहीं है। फिर उसके बाद हम तकसीम जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम मुख्तलिफ बुनियादों पे इश्यूज़ खड़े करके मज़ीद तकसीम की कोशिश करते हैं कि उनको मज़ीद तकसीम किया जाए। तो ये बिल्कुल कोई वो क्या कहते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो इस तरह से तो नहीं पनपा जाता, कौम इस तरह नहीं बनती, मुल्क इस तरह नहीं चलते। हमने काफ़ी वक्त ज़ाया कर लिया। मेरा ख्याल अब टाइम है कि हमें थोड़ा सा आज के दिन ही ऐद कर लेना चाहिए। नजम साकिब साहब ने जैसे कहा कि हम अगर थोड़ा सा अपना वफा शारी शुरू कर दें मुल्क के साथ और कौम के साथ, तो मामला बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सही बात है।
साकिब, आज का पाकिस्तान, तब का नज़रिया पाकिस्तान, तब के लीडरान, आज के लीडरान, क्या हम क्वालिटी सस्टेन कर पाए हैं? क्वालिटी तो मेरा ख्याल है उसी को आप देख लें कि 1940 में अगर ये करारदाद जब मंजूर हुई और उस वक़्त जज्बा था, उस वक़्त लीडरशिप भी थी, उस वक़्त जद्दोजहद थी, कोशिश थी, और 7 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान जो है वो हासिल कर लिया गया और एक नस्बुल ऐन था, एक नज़रिए के तहत जो है वो इस मुल्क को हासिल किया गया। लेकिन उसका कंपैरिजन आज के साथ करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें पोशीदा नज़र आती हैं। फिर जो 1947 से लेकर आज तक का जितना वक्त गुजरा है कि मुल्क जो है वो एक तो एक नज़रिए के तहत, नस्बुल ऐन के तहत हासिल किया गया था, और उसमें कहाँ पे कोई कमी रह गई कि 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो गया। इस दौरान ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पेश करने इसी वाले के ही साथ बंगाली लीडर अगर देखा जाए, जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो जमहूरी लिहाज से या जो नज़रिया था उस लिहाज से कमज़ोर क्यों हुआ, उसके पीछे भी यही वजह है कि एक तसलसल नहीं है, हमारी पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। जो हुकूमतों में जो एक जमहूरी हुकूमतों का जो तसलसल है वो भी हमें नापैद नज़र आता है कि 30 साल से ज़ायद अरसा में जो अमरीत रही हमारे यहाँ, जो अमराना हुकूमतें रहीं और जो जमहूरी हुकूमतें भी रहीं वो बहुत ज़्यादा जो वो कमज़ोर थीं। लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है आज भी हमें एक किसी न किसी नुक्ते पर यकजा कर भी सकती है, वो है 1973 का आइन। वो बड़ी एक मजबूत किस्म का एक दस्तूर है, आइन है, एक किताब है जिसको फॉलो करके, जिस पर अमल करके हम जो है वो आज भी मजबूत हो सकते हैं। और जो लीडरशिप है यकीनी तौर पर उसमें उस किस्म का जज्बा, उस किस्म की जद्दोजहद, कोशिश और इस मुल्क के साथ मोहब्बत, लगन, वो जो है वो उसको दोबारा से आने की ज़रूरत है। उसकी कमी बहरहाल आज भी मौजूद है और उसका सिला यही है कि आज हम एक दलदल में भी फंसे हुए हैं, वो इक्तिसादी लिहाज से भी हो या किसी लिहाज से भी अगर आप देखें तो आज जो है वो एक मुल्क जो है वो दोबारा हम उस कोशिश में है कि जद्दोजहद करके मुल्क को आगे की तरफ जो है वो ले जाया जाए। डकैतियों और अगवा बराए तावान की वारदातें बच्चों की तालीम को कैसे मुतासिर करती हैं, इस थीसिस को वेरीफाई करने के लिए आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंध के ज़िला कश्मीर का जायज़ा ले लें, जहां एक उस्ताद अल्लाह रखे को डाकू दिन दहाड़े सिर्फ इसलिए कत्ल कर देते हैं कि वो सिस्टम से मायूस होकर अपने कंधे पर ख़ुद बंदूक लेकर निकल पड़े थे ताकि अपने और अपने स्कूल के बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। सिंध में कच्चे के डाकुओं का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ख़ुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि शुमाली सिंध में जहाँ जहाँ डाकू हैं या अमन व अमान का मसला है वहाँ वहाँ तालीम भी मुतासिर हो रही है। और साथ ही अब वो ये भी फरमाते हैं कि क्योंकि अल्लाह रखे वो अपनी हिफाजत के लिए बंदूक उठाकर घूम रहे थे तो शायद डाकू उनसे चिढ़ गए और उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि उनको ये बताना चाहिए था कि सूबे के लॉ एंड ऑर्डर, हुकूमत, पुलिस और निज़ाम ने डाकुओं को क्यों इतनी सेफ स्पेस दी हुई है कि वो चिढ़कर अपने टैंट्रम्स दिखाकर एक मासूम की जान ले लें। क्या वजह है कि कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं और उन्हीं इलाकों के बच्चे डर और खौफ की वजह से या तो तालीम से महरूम हैं या फिर वो अपनी आंखों के सामने अपने असातिज़ा को कत्ल होते देख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने तजियाकारों से। राव खालिद साहब, अल्लाह रखियो की पोस्टिंग नसरुल्लाह खान बजरानी गाँव में थी और इस गांव को डाकुओं ने नो गो एरिया डिक्लेयर किया हुआ था। यहाँ के प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करने पर पाबंदी थी। मैं तो इसी मजाल पर हैरान हूँ कि डाकुओं के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी एरिया को नो गो एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और सिस्टम की रिट हमें कहीं नज़र नहीं आती। देखिए रामीन, अगर तो कोई होता इस्लामाबाद जैसा इलाका, लाहौर जैसा इलाका, तो फिर भी हम इस पर हैरत का इजहार करते कि जी ऐसे इलाकों में कैसे हो गया। वो ऐसा इलाका है जहाँ पे राज ही जो है वो लैंडलॉर्ड्स का है बुनियादी तौर पे। उनके कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर नहीं है। उन्होंने वोट लेने हो, उन्होंने कोई भी काम करना हो, स्कूल बनने से रोकना हो, प्राइवेट जेल्स
किस्से कहानियाँ हम सुनते हैं, कन्वर्जन के केसेस हम सुनते हैं, वहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है वहाँ पे जो लॉर्ड फ्यूडल लॉर्ड्स जो वहाँ पे हैं कि वहाँ पे ये कहना कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है और वहाँ पे किसी के वहाँ पे पता नहीं है किसी को, या इस किस्म के जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पे जो बैठे हैं उनको पता नहीं है। ये आज का किस्सा नहीं है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बता दूं, जो मैंने जब से देखा है इसको, ये 1991 में कच्चे का ऑपरेशन शुरू हुआ था जनरल आसिफ नवाज उस वक्त और फौज के साथ मिलके कराची में भी हुआ था और ये कच्चे के इलाके में भी उस वक्त किया गया था। और उसमें एक इंसिडेंट हो गया था कि एक कहीं डकैती के दौरान एक रेप भी हो गया था। तो मियां नवाज शरीफ साहब गए थे वहाँ पे उस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पे उस घर में, तो मैं भी साथ था उस वक्त हेलीकॉप्टर पे वहाँ गए हम। तो वो सारा सूरत हाल जो देखी, तो वहाँ पे जो ब्रीफिंग्स दी गई उसमें ये बताया गया कि सिंध के दाएं बाएं जो इलाके हैं, जब सैलाब आता है, बारिश आती है, तो वो बड़ा मैशी एरिया हो जाता है। तो वो वहाँ पे उन पे पास स्केटिंग बोर्ड है बड़े बड़े, जिसपे वो स्केट करते हैं और स्पीड से निकल जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती। तो उस वक्त से ये चल रहा है सिलसिला डाकुओं का। और उसके बाद कई ऑपरेशन हुए। आपने देखा होगा अभी इमरान खान साहब के दौर में भी एक डीजी खान में ऑपरेशन हुआ, वो लाडी गैंग और चक्रानी गैंग के खिलाफ, और उनके काफ़ी लोग पकड़े गए, मारे गए। फिर कराची में अभी अरेस्ट हैं तेगानी, जो है तेगू खान तेगानी, उनका एक गैंग था, वो शिकारपुर वगैरह उस इलाके में ऑपरेट करता था। तो ये मुसलसल चल रहा है। कहने का मकसद ये है कि इतने अरसे से ये चले जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, और इतना बड़ी एक्टिविटी। और एक और ख़ास बात, हमने जब वार ऑन टेरर लड़ी है, उसमें जब हमने मेन अपने टारगेट अचीव कर ली, उसके बाद हमने जब अपने इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, हमने मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें डीजी खान का इलाका भी था, जिसमें सिंध के इलाके भी थे, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके भी थे, केपी के इलाके भी थे। वो कॉम्बिंग ऑपरेशन में पूरा कह लें कि दहशत गर्दों के खिलाफ वो सारा किया गया। कहाँ छुपे हैं, किसी जंगल में छुपे, उसके ऊपर। इसके बावजूद इनका खात्मा नहीं हो सका। और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पुष्टपनाही और सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, डीजल, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जो अगर सप्लाई अवेलेबल ना हो तो ये कैसे चल सकता है इतना अरसा। तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि यकीनन कोई ना कोई पुष्टपनाह इनके हैं, और बड़े पुष्टपनाह हैं, तगड़े लोग हैं जो इनसे यकीनन हिस्सा लेते होंगे। मुफ्त में तो सारा कुछ नहीं होता होगा। तो ये अब भी इस वक्त आप चेक कर लें कि शाम के वक्त जो कराची से ट्रैफिक आती है वो एक पॉइंट पे रोक दी जाती है हाईवे के ऊपर, और वो सुबह फिर चलती है, सारा रात वो रुकी रहती है वहाँ पे, क्योंकि वो एक पैच है बीच में जहाँ पे डाकू होते हैं और वो कर लेते हैं। यदि मेन रोड के ऊपर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो किस लिए ये हुकूमत है, पंजाब की हो भले सिंध की हो, तो उन इलाकों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। अभी मैं आईजी साहब का कुछ 2 दिन पहले इंटरव्यू था सिंध के, वो कहते हैं जी सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट तक अब रह गया है, तो हम उसमें भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो बड़ा लिमिटेड कर दिया हमने इन सबको। लेकिन हम देखते हैं ये जो ये टीचर का इंसिडेंट, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है ये जी, उससे हमें अंदाजा होता है कि ये बातें ही हैं, अभी तक कोई उसका यानी अमली तौर पे कोई उसका हो नहीं रहा। ये इसके लिए ऑपरेशन या ये चीज़ें नहीं होंगी, इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। आपके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं वो पुष्टपनाही करते हैं इसकी, हुकूमतों के हैं, चाहे सिंध में है चाहे पंजाब में है, ये इनकी पुष्टपनाही करते हैं। उनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं जो उनको मदद करते हैं हर तरीके से उनकी, और उनसे उसका वो जजिया भी वसूल करते हैं फिर वो उसके नतीजे में। तो वो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी और इस चीज़ को एड्रेस इस तरह से सियासी प्लेटफॉर्म से एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ 91 से मैं देख रहा हूँ ये ऑपरेशन होते हुए, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। डाकू भी मौजूद है, वारदातें भी उसी तरह से हो रही हैं। अभी वो ट्रैक्टर, सस्ते ट्रैक्टर देने के नाम पे फ़ोन कॉल करके बुला लेते थे, उनको बिठा लेते थे। ये हर रोज़ का तीसरे दिन का वाक़या है, पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं, कोई अफाका नहीं हुआ। तो इसमें यकीनन कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो इसको जो ठीक नहीं होने दे रहे, तो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, या उनसे ठीक कराने की ज़रूरत है। नजमुल साकिब साहब, क्या पॉलिटिकल विल ये नहीं होनी चाहिए कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी इंश्योर किया जाए, जो कि आइन हर शहरी को देता है, ना कि पॉलिटिकल विल ये हो कि हमने डाकुओं को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उनसे जजिया कैसे लेना है?
ये सारी बातें जो राव साहब ने की है ना, इत्तेफाक से ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और वो साहिबाने इक़्तिदार जो हैं उनको भी पता है। अब होता ये है कि छुरी अगर गिरे खरबूजे पे या खरबूजा छुरी पे गिरे, नतीजा एक निकलता है। आप कच्चे के डाकुओं की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये कि कच्चे के हों पक्के के हों, डाकू तो डाकू हैं और आपको पता है कि कहाँ पे हैं। फिर हमें पता लगता है जी ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, पता नहीं किस किस किस्म की हमने डिविजन्स की हुई हैं। देखिए डाकू डाकू है, चाहे कच्चे का है या पक्के का है। सही बात है। अब इसमें एक चीज जो हमें समझ नहीं आ रही वो ये है, देखिए ना, एक बीमारी होती है, आप उसकी तशखीस करते हैं ताकि इलाज किया जा सके। सही बात है। हमें बीमारी का भी पता है, हम तशखीस कर चुके हैं, इलाज नहीं कर रहे और सिर्फ बातें कर रहे हैं। अब यह है कि इसके बाद क्या किया जाए। मैंने एक हमारे रिटायर्ड डीआईजी साहब हैं जिन्होंने सिंध में सर्व किया ना, इंटीरियर सिंध में, चूंकि उधर के इलाकों की बात हो रही है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी माशाल्लाह आपने सीएसएस किया फलाना ये वो, उसके बाद पुलिस सर्विस पे आए, आपका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, आपने किसी गलत आदमी को छोड़ा नहीं और किसी सही आदमी को तंग नहीं किया वगैरह वगैरह। ये बताइए कि ये जो कच्चे के डाकू हैं ये क्या बला हैं और आपने उसके लिए क्या किया। उसने कहा जी मुझे आप इजाज़त दें, मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन इस वक्त भी मैं कह रहा हूं आपसे, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपनी मर्जी से जिसको पकड़ना चाहूं पकड़ लूं, जिसको अंदर करना चाहूं कर लूं, और एक या बात याद रहे, मुझे फ़ोन ना कोई आए। अच्छा। मैंने कहा जी इसका क्या मतलब है जी फ़ोन ना आए। कहते जी जूं ही हम पकड़ते हैं कच्चे के किसी डाकू को, इससे पहले कि वो डाकू, एक तो वो डाकू बड़ा मुस्कुराता हुआ आता है, वो फिल्मों में नहीं देखा आपने जी जी। कि वो जब दाखिल होता है थाने में तो ऐसे करके सीना तान के विक्ट्री का। कहते जी एक तो उसके चेहरे पे तमस्खराना मुस्कुराहट होती है और उसको पता होता है, और अभी उसको हम सलाखों की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो फोन आ जाता है, और वो फोन उस बंदे का नहीं आता, वो बंदा मेरे सीनियर से फोन करवाता है। कोई सियासी आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जिसका के जोर चलता है। अब मुझे समझ आई कि ये मसला ना बीमारी का है ना उसकी तशखीस का है, इलाज मौजूद है, इलाज होने नहीं दिया जा रहा। अदादो शुमार जो बताते हैं ना इसके, कुछ आपने बताया कुछ राव साहब ने बताए, मुझे तकलीफ इसकी, डबल तकलीफ इसकी है कि इसके जब आप आदादो शुमार देखते हैं तो आपको पता लगता है कि जो हदफ बन रहा है वो गरीब है या उससे थोड़ा सा ऊपर दर्जे का। कोई इसमें अमीर मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमीरों को तो पता होता है कि क्या हिसाब किताब है, और शायद उधर से ही ये सारी बातें शुरू होती हैं। तमाम मसले हल हो जाएंगे, ये तमाम चोर पकड़े जाएंगे जिस दिन अमीरों को तकलीफ होगी इससे। मैं आपको, आपने तालीम की भी बात की है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। तालीम की आपने बात की है, जो कि जहाँ से बात शुरू होती है कि वो जो बड़े हैं ना, जो जमींदार और वो जो जागीरदार और वो सरदार, वो पढ़ाना नहीं चाहते। और मुझे याद है 1992-91 में मैं, यानी एक इंटरव्यू था, एक बड़े यानी हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे, तो ये जो आपने बात की है ना जरा सुनिएगा। मैंने उनसे कहा जी कि क्या आपको पता है कि इस वक्त का जो माशरती उलूम की दरसी किताब है नवी जमात की, उसमें मशरकी पाकिस्तान अभी भी लिखा हुआ है, मशरकी पाकिस्तान। कहता है जी अच्छा ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये इसलिए हुआ है कि आपके बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते, तो जिस दिन अमीरों पे हाथ पड़ेगा, जिस दिन सेक्रेटरी एजुकेशन का बच्चा पड़ेगा ना वहां जाके, उस दिन उसको पता लगेगा कि सिलेबस जो है उसमें मशरकी पाकिस्तान अभी भी मौजूद है, उसको आपने बांग्लादेश बनाया नहीं इसलिए कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। यहां तक आलम आया हुआ है। अब यह है कि क्या किया जाए। मैं, आप, राव साहब, ये हम लोग जो बैठे हुए हैं, सिचुएशन ये है कि सबकी समझ में है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो साहिबाने इक्तदार हैं कि जुल्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन इतना भी ना कीजिए कि गरीब बेचारा जो है वो अपने घर से नहीं निकल सकता, वो वैसे ही पिसा हुआ है, आप उसको क्यों इतना पीस रहे हैं, क्या चाहते क्या हैं आप। और फिर जहां तक इन अमीरों की लोगों की बात है, आखिरी बात इन अमीरों की बात है, मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि इससे ज्यादा कितना पैसा आपको चाहिए, आपने उसका करना क्या है।
एग्जैक्टली साकिब, ज़ाहिर है कि एक मसला नहीं है। ख़ुद कश्मीर के MNA ये बता रहे हैं कि डाकुओं के पास पुलिस से ज़्यादा जदीद असलहा मौजूद है। फिर असातिज़ा जो कि अपनी जानें अपनी हथेलियों पर रख कर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, वो कम से कम उजरत से भी महरूम है। अभी ये अल्लाह रखियो के हवाले से मैं पढ़ रही थी तो बेसिक सैलरी वहाँ पर 35,000 होनी चाहिए, मगर वो साहब बेचारे 11,000 रुपये माहाना वसूल कर रहे थे। तो ये तो मसाइल की लेयर्स हैं और तह दर तह इसकी तह तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल हुआ है। जी बिल्कुल, एक तो ये 80 की दिहाई से 1980 की दिहाई से ये मामला जो है वो शुरू है और कच्चे के डाकू जो है वो तावान, अगवा, बराए तावान और इस किस्म की वारदातें वहाँ पे जारी हैं। और इस वक्त 5 ये अजला हैं जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को भी टच करता है। ये कश्मीर है जो रहीम यार खान है, इसके अलावा राजनपुर है, गोटकी है, शिकारपुर है। ये इस जो है वो एरिया में ज़्यादातर जो है वो कच्चे का जो इलाका जो है पाया जाता है और यहाँ पे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं लोग। अच्छा, इसमें जो अदादोशुमार है वो एक तो ये है कि एक साल में तकरीबन 400 से ज़ायद लोग जो है वो पिछले साल के जो अदादोशुमार आए हैं कि उनको अगवा किया गया और अगवा बराए तावान की यह वारदातें हुई। और जो मंथली बेसिस पे 20 से 30 ऐसे लोग होते हैं जो तावान देकर जो है वो वापस आते हैं। और इससे कबल जो वहाँ पे ट्रेंड था इन जगहों पे वो ये था कि पंजाब से या मुख्तलिफ और जो सूबे हैं दूर दराज से लोगों से कोई गाड़ी, किसी ने ट्रैक्टर जो है वो सस्ता बेच रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए उसको करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, या कोई शादी का कोई इस किस्म का लालच देकर तो वो कांटेक्ट करते हैं, आवाज़ें तब्दील करके लोगों को बुलाकर वहाँ पे उस पर अगवा बराए तावान के लिए कॉज करवाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो मुतासरा तबका है वो गरीब है, वो जिनके जो बाअसर नहीं है। जो बाअसर लोग हैं, ये एक बड़ी खौफनाक जो वहाँ पे मालूमात मिली है, जो बाअसर तबकात हैं उनका कोई बंदा अगर उठाया जाए तो वो 24 घंटे से पहले वापस आ जाता है उनके खौफ की वजह से। या जो मुकामी जो लिंक्स हैं, ये जो कच्चे के डाकू, ऐसा भी नहीं है कि वो उनके लिंक्स नहीं है, वो कहते हैं कि वहाँ मुकामी जो बाअसर हैं, बाअसर तबकात हैं, उनके साथ उनके लिंक्स हैं। और जो बंदा जो है वो लापता हो जाए, खुद जो है एक वाकया हुआ हमारे एक दोस्त के साथ वहाँ सिंध के, तो वहाँ पे जब वो इस तरह कच्चे के डाकू उनको उठा के ले गए तो वहाँ के एक बासर बंदे से हमने रब्ता किया तो उसने कहा कोई मसला नहीं, अगर हमारे इलाके से उठाया गया तो वापस आ जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उमूमी नोयत का इशू नहीं है, इसको उस लिहाज से भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर एक और जो चीज़ है, वहाँ उन इलाकों में जो मोबाइल सर्विस है वो उस तरह काम नहीं करती, लेकिन ये जो डाकू हैं इनके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, और ये जिस बंदे को उठाते हैं उसका मोबाइल लेते हैं, उसके मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, उसी मोबाइल से उसके घर वालों को भेजते हैं। और पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं इतनी वीडियोस आ रही हैं और वो सरेआम थ्रेट्स भी कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये एक और ट्रेंड था कि लोगों को मारते नहीं थे, तावान मांगते थे, वो कम करते थे लोग, फिर लोग दे के उसको छुड़ा लेते थे। लेकिन अब जो है वो लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। ये टीचर की मिसाल भी है, एक तो और रजाकार जो है उनको भी मारा गया है। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा उन्होंने अब मजीद जो है वो ये जो है वो शुरू किया है उन्होंने, और लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त भी कच्चे के इलाके में बताया जा रहा है कि कोई ऐसा ऑपरेशन भी नहीं हो रहा। तो इसका कोई मेरा ख्याल है मुस्तकिल हाल ज़रूरत है, और मुस्तकिल बुनियादों को सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पर 2008 से पीपल्स पार्टी की वहाँ की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी वहाँ पे बनती आ रही है, और वहाँ से लोग जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और आए रोज़ वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे होते हैं। सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पर इस मामले को टेकअप करना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 15-16 साल से है वहाँ पे, कोई ऐसी मजबूत पॉलिसी बनाए कि 30-35 साल या 40 साल भी इवन हो ये इशू अगर चल रहा है तो इसका कोई हाल तो निकलना चाहिए। कैसे पॉलिसीज बनाएंगे साकिब जब अशराफिया के अपने मफादात इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, तो फिर पॉलिसी साजी कैसे करेगी हुकूमत? अल्टीमेटली पॉलिसी साजी तो उनको करनी ही पड़ेगी, और जो लिंक्स हैं इनको तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह एक पुलिस अफसर जो है, जिस तरह नजमुल साकिब साहब कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो आप कहें तो मैं जो है वो ऑपरेशन करूंगा, और ये मिसालें हमने वहां पे भी सुनी है कि वहां पे पुलिस कुछ ना कुछ करना चाह भी रही होती है तो उनको नहीं करनी दिया जाता। और एक और आखिरी बात मैं करूंगा, ये एक परसेप्शन है इन इलाकों में
कि इनको फुल सपोर्ट है, जो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मौजूद है जिस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे। बहरहाल सिंध हुकूमत को और जो वफाकी हुकूमत है उसको भी अपना कोई किरदार अदा करके मरबूत बुनियादों पर इसका ऑपरेशन करके इस मामले को हल ज़रूर करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। बात के जितनी मर्जी हम इस पर बात कर लें, निशानदही कर लें, मसले का डायग्नोसिस कर लें, लेकिन हल ये उसी वक्त होगा जब पॉलिटिकल विल नज़र आएगी और पॉलिटिकल एफिलिएशंस ख़त्म करने के बाद आवाम के मफादात के लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए सीपैक बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता है और इसी सिलसिले में एक अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग के दरमियान। इस मुलाकात में 5 नए इकनॉमिक कॉरिडोर्स की तश्कील पर बात हुई है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी बल्कि एनर्जी सेक्टर और रीजनल डेवलपमेंट पर भी काम होगा। नजमुल साकिब साहब, तहरीक इंसाफ के दौर में सीपैक समझा जाता था कि बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहा है, तो नून लीग की हुकूमत आने से और कल की इस मुलाकात के बाद क्या अब इसमें हमें तेज़ी नज़र आएगी? आनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए। आएगी कि नहीं उसको मैं थोड़ी देर 2 मिनट बात करके आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। देखिए, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप भेजा, उसमें एक सूबाई असेंबली के जो रुकन हैं वो बाहर निकले, तो जो वो बरखुरदार था जिससे सवाल पूछा, उसने कहा जी ये सीपैक से बनता क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। यानी उर्दू में पूछा कि इसका ये सीपैक है क्या जी। तो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर कहा मैं जरा अंदर से होके आता हूं और आपको आके बताता हूं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, एक असेंबली के रुकन की नहीं, स्क्रीन के सामने तो नहीं, टीवी कैमरे के सामने गूगल तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें इसकी आगाही कितनी है, लेकिन उसके मुकाबले में जब आप देखते हैं, याद रहे कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक, कि ये राहदारी है, मुआशी राहदारी है चाइना और पाकिस्तान की। और हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो आपके तवस्सुत से पता चल जाए कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अच्छा, अब ये है कि इसकी डिटेल जब आप पढ़ते हैं इस प्रोग्राम की, जब ये शुरू हुआ तकरीबन 10.5 साल पहले, जब एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि जगह जगह पे चाइना के बारे में, चाइना की तरफ से लोग आते थे, वो आके बताते थे देखें जी ये हमारा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के इस हिस्से पे हमने ये करना था, कर दिया, आपने ये नहीं किया। एक स्टेज ऐसी आई रामीन, जिसको आपने जिस अहद की बात की है ना, ये पीटीआई के, कि उसमें सीरियस जो है ना वो कंसर्न्स पहुंचाए गए हमें इस्लामाबाद में, इधर हुकूमत को, कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जो है वो इससे हट जाए, यानी इस प्रोजेक्ट को यहीं पे ही रोक दिया जाए, क्योंकि वो इकोनॉमिक जोन्स बनने थे उनका, वो तो आपने अभी तक बनाए नहीं है। ये फलाना प्रोजेक्ट, उसका रेल का फलाना, कंस्ट्रक्शन का फलाना, आप लोग करते नहीं है। अच्छा, अब ये है कि एक होती है सेलिब्रेशन, इसकी 10 साला जश्न, आपको याद होगा। जी, चीन से आए थे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और पूरा इधर एक शो बकायदा तैयार किया गया जी सीपैक के 10 साल। और फिर एक दफा से हमने वो सारी बातें दोहराई जो हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी अब हम इसके बारे में सीरियस हो गए हैं, ये एक गेम चेंजर है, ये फलाना है, और ये मेगा प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान चीन दोस्ती शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची वगैरह वगैरह। अब इस वक्त जो आलम आया है, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि अब शायद गलती गुंजाइश निश्ता, क्योंकि आपने, चाइना ने अब बता दिया है साफ तौर पे कि अब इसके बाद हम चांस नहीं लेंगे और आपको ये सारे काम जो आपकी जिम्मेदारी है पूरी करनी पड़ेगी। 3 बातें करनी है हुकूमत ने, और ये आपका सीपैक जो मेगा प्रोजेक्ट है, जो आपका गेम चेंजर समझा जाता है, जो कि वाकई है। 3 चीजें मेरे ख्याल में करने की अशद जरूरत है, जो पहले भी कर सकते थे, अभी करनी है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले यह है कि इसको सूबाई और वफाकी, यानी सीपैक को सूबाई और वफाकी तौर पे किसी सियासत की नजर ना करें। अच्छा, सियासत को इससे दूर रखें। ये एक माशी मामला है, सियासी नहीं है, इसको दूर रखें। दूसरा
टाइमलाइन जो आपने डिसाइड करते हैं चाइनीज अपने काउंटर पार्ट से और चाइनीज उनके यानी तमाम वहां की हुकूमत से, उस टाइमलाइन को आपने उसी वक्त में रह के वो सारी चीजें पूरी करनी है। तीसरी चीज, ये जो चीनी वर्कर्स हैं, ये जो काम करने आते हैं, इनकी हिफाजत करनी है, बिल्कुल इनको सिक्योरिटी फराम करनी है, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। रामीन, ये 3 पॉइंट्स मेरे आपके जो बता रहा हूं ना आपको, आपका ये सीपैक प्रोग्राम ना सिर्फ चलेगा, फलेगा, फूलेगा और सही मानों में पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए एक ऐसी सूरत हाल पेश करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ये तमाम स्टेप्स ले। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है इस मुलाकात की कितनी सिग्निफिकेंस थी और सीपैक हमारी मईशत के लिए कितना अहम है, अगर आप मुख्तसरन बता सकें? ठीक है, मैं तो बार बार एक ही बात करता हूँ, जो हम कहाँ लैग करते हैं या कहाँ प्रॉब्लम आती है। जो हमारे जिम्मे का काम होता है ना, हमारे जिम्मे जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हो या वैसे हो, वो हम नहीं करते। प्रॉब्लम यही है। सीपैक का भी यही प्रॉब्लम रहा है। हम अमेरिका को कहते हैं जी वो हमें सीपैक पे नहीं करने देना चाहता, चाइना से नहीं तल्लुकात रखना चाहता। 46 मुल्कों में कर रहा है चीन काम, अफगानिस्तान में भी कर रहा है, अमेरिका के होते हुए कर रहा था, उधर तो नहीं रोका उन्होंने। हमारे साथ क्या दुश्मनी है कि हमें कहते हैं आप चीन की कोई चीज़ यहाँ पे ना करें या ना करें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिन शराइत पे हमने चीन के साथ मुआहदे करते हैं या किए हैं सीपैक के ऊपर, हम उसकी शराइत को पूरा नहीं करते। IPPs का देख लें, उनकी पेमेंट्स के हवाले से हमने लैग किया, बाकी सही बात है। अब वो ML1 के ऊपर हमारा कहाँ फंसा हुआ है, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम कम नहीं करेंगे। जो प्रॉब्लम हुई थी PTI के ज़माने में वो ये हुई थी कि रज़ाक दाऊद साहब ने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट हमने करा ली है उसकी रीपेमेंट इतनी ज़्यादा है कि हमें 1 साल के लिए ज़रा सीपैक को थामना होगा, रोकना होगा, ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके, रीस्टार्ट कर सके इसको दोबारा से सही तरीके से, जिससे काफ़ी मसाइल बिगड़े। लेकिन मसला बुनियादी तौर पे ये है कि हम इंटरनली जो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, इकनॉमिक का आप कॉरिडोर बना लेंगे, उसमें इकनॉमिक जोन भी तो बनने थे ना भाई। आपने कितने बनाए पिछले इतने सालों में, जब से ये 2013 से शुरू हुआ है, कितने इकनॉमिक जोन बनाए। और इकनॉमिक जोन में इंडस्ट्रीज लगनी है, कोई इकनॉमिक एक्टिविटी होनी है, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी उसके बारे में कभी सोचा है आपने? आप बना IPPs की तरह बना के रख लेंगे इन्वेस्टमेंट करके, उसके बाद पता चलेगा आप उधार दे रहे हैं। उसके बाद एक चीज है जिसपे चीन और अमेरिका इस वक्त मुत्तफिक है, क्या? वो है हमारा रिफॉर्म एजेंडा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है और बाकी रिफॉर्म्स है। वो दोनों मुल्क इस वक्त पाकिस्तान को कह रहे हैं और बैक जुबान होकर कह रहे हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बैक जुबान होकर कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो IMF भी मिलेगा, चीन का सीपैक भी चलेगा, वरना दोनों में किसी से कोई खैर की खबर दोनों तरफ से नहीं आने लगी आपको। जी बिल्कुल सही है। साकिब, आपको क्या लगता है ये जो 5 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने की इस मुलाकात में बातचीत हुई है, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं हमारी मईशत के लिए? और वही बात जैसे कि हमारे दोनों तज्ज़ियाकार ने भी की कि इस पर अब अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता अब तक, और अंदरूनी जो इख्तिलाफात हैं क्या वो भी वजह बनते हैं, सियासी मफादात भी वजह बनते हैं? जी बिल्कुल, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो तो बिल्कुल ही वजह तो बनते हैं। इसी वजह से वो जो तसलसल है, जो मुआहदे हुए या जो एक शराइत तय हुई जो चीन के साथ पाकिस्तान की, वो किसी न किसी तरह उनमें तसलसल नहीं रहता, तो उसका असर इन मंसूबों की तकमील और इन मंसूबों को आगे बढ़ाने पर भी असर जो है हमें नज़र आता है। और PTI के दौर में किसी न किसी तरह ये हमें नज़र भी आया, और चीन की जानिब से इस किस्म के जो खदशात है वो भी सामने आते रहे हैं। और इस वक्त तक भी अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जो तवानाई के जो मंसूबे हैं वो चीन ने पाकिस्तान में बिल्कुल जो है वो मुकम्मल हुए हैं। और ये 2013 में या 14 या 15 में जब ये सीपैक बाकायदा तौर पर 2015 में जो शुरू हुआ, और उसके बाद ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो हमारे यहाँ जो बिजली का जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, लोड शेडिंग थी, तो जो तवानाई के मंसूबे यहाँ पे शुरू हुए उसको काबू पाने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिली। इसके अलावा अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जो जाल बिछाया गया, जो मोटरवेज़ हैं, मुख्तलिफ जो मोटरवेज़ हैं वो भी जो है वो बनी हैं, जो सिंध से
लेकर जो यहाँ पंजाब तक उसको एक जो है वो लिंक किया गया है वो बनी है। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट जो है वो ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो बना है। इसके अलावा जो मजमूई तौर पर मंसूबों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 30 से ज़ायद मंसूबे जो है वो मुकम्मल भी हो चुके हैं और इतने ही तकरीबन अभी तकमील के मराहिल में हैं। कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिस पर अभी जो है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान बातचीत भी चल रही है और 25 अरब से डॉलर से ज़ायद जो है वो सरमायाकारी हुई है मजमूई तौर पर पिछले 10 से 11 साल में जो चीन ने पाकिस्तान में की है। लेकिन वही जो एतमाद है उसको मेरे ख्याल में एतमाद साजी जो मुस्लिम लीग नून के दौर में थी, जो पिछला दौर था उसमें और ये अब जो शुरू हुआ है मेरा ख्याल में अब वो आगे बेहतरी उसमें आएगी। उसकी वजह यह है कि एहसन इकबाल साहब जो है उनको भी जो चीनी हैं वो पसंद भी करते हैं और पिछले दौरे हुकूमत में भी वही वजीर थे मनसूबा बंदी के और जो सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स थे वो उनको देख भी रहे थे और कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से फिर दरमियान में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई उन्होंने सवालात उठाने शुरू किए मुराद सईद ने, जिसकी वजह से कुछ नैब ने भी जो बात की जो मुल्तान जो सक्खर मोटरवे था उस पर प्रोजेक्ट के हवाले से। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।